अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज के इस वीडियो में हम जो फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की तरफ से ईएसटी की सीट्स अनाउंस हुई हैं, उन सीट्स के बारे में जो पहले पेपर हो चुके हैं, पास्ट पेपर्स, उनमें से एक पेपर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, अ चाइल्ड लर्न्स फ्रॉम, कि जो बच्चा है वो कहाँ से सीखता है। ऑप्शन दिए गए हैं नेचर ओनली, स्कूल ओनली, पेरेंट्स ओनली, या सोसाइटी एंड वेरियस सोर्सेज। तो आपने याद रखना है जो बच्चा है वो सोसाइटी और जो इसके दूसरे सोर्सेज होते हैं वहां से ज्यादा सीखता है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर था। ये हमारी इंशाल्लाह पास्ट पेपर की एक सीरीज होगी जिसमें हम जितने भी पास्ट पेपर हुए हैं वो सारे के सारे जो टेस्ट डेट है उससे पहले पहले सारे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आपसे गुजारिश ये है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो आपके सामने सबसे पहले आ सके। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ पैसिव मेथड फॉर टीचिंग टू स्टूडेंट इज, कि स्टूडेंट को पढ़ाने का पैसिव मेथड क्या है। तो पैसिव मेथड ये है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अभी यहाँ पे मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आपके साथ मेरा कोई फिजिकल इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो इस फिजिकल इंटरेक्शन ना होने की वजह से इस जो लर्निंग को, इस टीचिंग को कहा जाता है पैसिव मेथड। तो ये जो सी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है, लेक्चर्स विदाउट इंटरेक्शन। मतलब मैंने आपको एक लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको सेंड किया, आपने अपने घर बैठे अपने वहां पे मोबाइल पे या लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे आपने वो वीडियो जो है, वो जो लेक्चर है वो सारा के सारा सुन लिया। तो इसको कहा जाता है पैसिव मेथड ऑफ टीचिंग टू स्टूडेंट्स। तो ये इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर था। आगे है, पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ, कि जो पेडागोजी है वो किसकी स्टडी है। तो पेडागोजी असल में जो टीचिंग के मेथड्स हैं और उनकी स्ट्रेटजीज है उनकी स्टडी है, कि आपने को जो बच्चा है उसकी बच्चे को किस तरह अच्छे अंदाज में आपने पढ़ाना है, पढ़ाने के तरीकों को पेडागोजी कहा जाता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, द बुक नेम्ड द स्पिरिट ऑफ इस्लाम इज रिटन बाय, कि जो बुक है द स्पिरिट ऑफ इस्लाम वो किसने लिखी। तो ऑप्शन जो दिए गए हैं, सैयद अमीर अली, नवाब मोहसिन, सर सैयद अहमद खान, या नन ऑफ दिस। तो इसमें जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, द स्पिरिट ऑफ इस्लाम जो है वो सैयद अमीर अली ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर टू द एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर टू ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर अ न्यू हार्डवेयर कंपोनेंट दैट इज एडेड टू इट। इसमें वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जब कंप्यूटर के साथ कोई भी नया हार्डवेयर लगाया जाता है या हार्डवेयर कंपोनेंट लगाया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल यूएसबी आप कंप्यूटर के साथ लगाते हैं, तो वो उसको खुद ब खुद रिकॉग्नाइज करता है। तो ये जो रिकॉग्नाइज करता है वो किस एबिलिटी के तहत करता है। तो इनमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें जो डी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है, प्लग एंड प्ले। मतलब जैसे ही आप उसको प्लग करते हैं, लगाते हैं, वो उसको खुद ही रिकॉग्नाइज करता है, प्ले करता है। जैसे सीडी होती है, आप सीडी लगाते थे तो उसको वो एक प्ले करता था, कोई भी उसमें जो वीडियो होती थी उसको प्ले किया करवाते थे आप। इसी तरह ये जो कंप्यूटर की एबिलिटी है कि जैसे ही उसके साथ कोई एक्सटर्नल हार्डवेयर लगाई जाती है तो वो खुद ही उसको रिकॉग्नाइज करता है और उसको प्ले करना शुरू कर देता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बाई कैमरा लेजिस्लेचर सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान इन, कि जो बाई कैमरा लेजिस्लेचर सिस्टम है ये पाकिस्तान में कब इंट्रोड्यूस करवाया गया था। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि बाई कैमरल होता क्या है। तो बाई कैमरल ये होता है कि जैसे पाकिस्तान है इसके दो ऐवान हैं, एक एक को हम कहते हैं अपर और एक को हम कहते हैं लोअर हाउस। तो लोअर हाउस हमारे पास है नेशनल असेंबली और जो अपर हाउस हमारे पास है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है सेनेट। तो ये जो दो ऐवान है इस दो ऐवानी मुकन्नना को बाई कैमरल लेजिस्लेचर सिस्टम कहा जाता है, कि जहां पे दो ऐवान होते हैं। तो इसलिए ये जो सवाल है इसमें उसने पूछा है कि पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम वो कब इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था उस कॉन्स्टिट्यूशन में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इससे पहले जो दो कॉन्स्टिट्यूशन थे 1956 का और 1962 का, इनमें जो लेजिस्लेचर सिस्टम था वो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर सिस्टम था। मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ईवान होता था जिसको नेशनल असेंबली या सेनेट का नाम दिया जाता था।
उसके बाद आपने एक और चीज याद रखनी है कि 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो हमारे पास प्रेसिडेंशियल सिस्टम था, प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन था। इसके अलावा जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन हैं वो हमारे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन हैं। 1973 वाला भी और 1956 वाला भी ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम्स हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर हार्डवेयर कंपोनेंट्स इन कंप्यूटिंग, कि कंप्यूटर में हार्डवेयर कंपोनेंट्स किसको कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, लॉजिकल प्रोग्रामिंग, फिजिकल पार्ट्स या वर्चुअल एप्लीकेशंस। तो जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं, जैसे अभी आप मोबाइल में कोई ये अगर वीडियो देख रहे हैं या फिर अपने पीसी में या लैपटॉप में या कहीं पे भी वीडियो देख रहे हैं, जो चीज जिस चीज को आप टच कर रहे हैं उसको कहा जाता है हार्डवेयर कंपोनेंट। मतलब ऐसी चीज जिसके साथ आप फिजिकली टच कर सके उसको हार्डवेयर कंपोनेंट कहा जाता है। तो इसका फिजिकल पार्ट जो है वो आंसर ठीक आंसर था। अगला क्वेश्चन है कायद-ए-आज़म ज्वाइंट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन, कायद-ए-आज़म ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की थी। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर है 1913। कायद-ए-आज़म ने 1913 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी। इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के से मुतालिक कुछ और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ये कब बनाएगी। तो आपने याद रखना है कि ये दिसंबर 1906 में ये बनाई गई। और कहां पे बनाई गई थी, ये ढाका में बनाई गई थी। और इसका जो पहला जो इजलास हुआ था ये कराची में इसका इजलास हुआ था। कायद-ए-आज़म जो है, कायद-ए-आज़म ने 1906 में ज्वाइन नहीं की थी, बल्कि कायद-ए-आज़म ने 1913 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो ज्वाइन की थी। उसके बाद ये 1947 तक ये इसी तरह चली। फिर 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है ये मुस्लिम लीग में कन्वर्ट हो गई थी। इससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है ये दो पार्टीज में भी तकसीम हो गई थी, जिसमें एक जो पार्टी थी वो यूनियनिस्ट पार्टी थी और एक जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी थी। तो लिहाजा इस तरह के क्वेश्चन जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से मुतालिक पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं द फर्स्ट सेंसस इन पाकिस्तान वाज हेल्ड इन, कि जो पाकिस्तान में जो पहली मर्दमशुमारी हुई थी वो कब हुई थी। तो आपने याद रखना है कि पाकिस्तान में पहली मर्दमशुमारी 1951 में हुई थी। तो इसका 1951 करेक्ट आंसर था। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान में कितनी मर्दमशुमारियां हो चुकी हैं। तो आपने याद रखना है कि पाकिस्तान में कुल 7 मर्दमशुमारियां हो चुकी हैं, जिसमें पहली मर्दमशुमारी हुई थी 1951 में, अगली 1961 में, उसके बाद 1972 में हुई थी, उसके बाद 1981 में हुई थी, उसके बाद 1996 में थी शायद, उसके बाद 2013 में और फिर उसके बाद अब 2023 में हुई थी। तो ये टोटल 7 मर्दमशुमारियां इस पूरे पाकिस्तान में अभी तक हो चुकी हैं। तो अब इसका जो करेक्ट आंसर था वो 1951 था। अगले क्वेश्चन हम देखते हैं विच आर्टिकल ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन obligates the state to provide free and compulsory education to children of the age group of 5 to 16 years। कि पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो ये कहता है कि जो 5 से 16 साल के बच्चे हैं उनको फ्री और कंपल्सरी उनको एजुकेशन देना जरूरी है। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है कि 25 ए जो हमारे पास है वो इसका करेक्ट आंसर है। ये बी यहाँ पे नहीं है बल्कि ए होना है। 25 ए जो आर्टिकल है वो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप 5 to 16 ईयर्स को ये प्रमोट करता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू हाउ मेनी जाउल्स, कि जो 1 कैलोरी है उसमें कितने जाउल्स होते हैं। ये जो जाउल है और जो कैलोरी है ये एनर्जी के यूनिट्स हैं। अब इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि 1 कैलोरी जो है उसमें 4184 जाउल्स होते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं What term is used to define the size and style of text in MS Word? कि MS Word में साइज और टेक्स्ट का जो स्टाइल है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको फॉन्ट कहा जाता है कि ये मुख्तलिफ फॉन्ट्स हैं, मतलब उसका साइज बड़ा है। जैसे आपको ये W नजर आ रहा है, इसका साइज और है, ये T है, इसका साइज और है। तो ये उसके फॉन्ट के स्टाइल्स हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं What is the process of data copying from a server
टू अ पर्सनल कंप्यूटर कार्ड। ऑप्शन दिए गए हैं अपलोडिंग, शेयरिंग, कॉपीइंग या डाउनलोडिंग। अब इसमें जो लिखा हुआ है कि डाटा कॉपी करना है सर्वर से, कि आपने किसी वेबसाइट से डाटा कॉपी करना है। मतलब जैसे आप कोई भी वीडियो डाउनलोड करते हैं, कोई भी आप फाइल डाउनलोड करते हैं, वो कहाँ से करते हैं? वो आप इंटरनेट से करते हैं। तो वो जो आप कॉपी कर रहे होते हैं या डाउनलोड कर रहे होते हैं, वो असल में आप कॉपी कर रहे होते हैं। जैसे मोबाइल में आप एक जगह से कोई चीज कॉपी करके दूसरी जगह पे आप उसको सेव करते हैं। इसी तरह ये डाटा होता है जो कि इंटरनेट पे पड़ा है, उसको आप कॉपी करके अपने मोबाइल में डाउनलोड कर रहे होते हैं। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो ठीक ऑप्शन है। मतलब आप कोई सर्वर है उससे डाटा कॉपी करते हैं तो उसको डाउनलोडिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच इज द कंप्यूटर नेटवर्क टाइप दैट कनेक्ट इन अ लार्जर एरिया सच एज डिस्ट्रिक्ट्स और सिटीज। के कंप्यूटर नेटवर्क का ऐसा कौन सा किस्म है जिसमें डिस्ट्रिक्ट्स या लार्ज एरिया पर उनको कनेक्ट करवाया जाता है? तो वो हमारे पास है वैन। वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया जो नेटवर्क है वो यूज होता है कनेक्ट करने के लिए लार्जर एरिया पे जितने भी लोग हैं। उसके बाद है विच लर्निंग एक्टिविटी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर फैसिलिटेटिंग एटीट्यूडनल चेंज। कि आपके जो एटीट्यूड के जो चेंज आते हैं उसको फैसिलिटेट करने के लिए कौन सी जो लर्निंग है वो अप्रोप्रिएट अच्छी है, सबसे अच्छी है। जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं उसमें जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि रोल प्लेइंग एंड डिस्कशंस। कि जो बच्चा है उसके साथ आपने डिस्कशन करनी है और उसको एक रोल देना है जिसको वो प्ले करता है। तो वो उसके एटीट्यूड जो बिहेवियर है उसको फैसिलिटेट कर, उसको सही करने के लिए ये लर्निंग एक्टिविटी जो है ये बहुत ही अच्छी साबित होती है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज ऑफन रेफर टू एज द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है इसके फादर कौन है? तो इसमें जो ए ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है एडवर्ड थॉर्नडाइक। जो थॉर्नडाइक है, एडवर्ड थॉर्नडाइक, ये फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी है, ये आपने याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन आर देयर इन टीचिंग स्किल्स। के टीचिंग स्किल्स में कितने टाइप के एवोल्यूशंस होते हैं? तो टीचिंग टाइप्स में टोटल 3 किस्म के एवोल्यूशंस होते हैं। ये मुख्तलिफ किस्म की एवोल्यूशन होती है कि पहले आपने उसको डायग्नोस करना है, फिर उसको फॉर्मुलेट करना है। तो इस तरह के ये 3 इसके टाइप्स हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हु इज द फाउंडर ऑफ थ्योरी ऑफ प्रोग्रेसिज्म इन एजुकेशन। के एजुकेशन में प्रोग्रेसिज्म जो है उसको उसकी थ्योरी किसने पेश की थी? तो उसकी जो थ्योरी है वो जॉन डेवी जो है इन्होंने पेश की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हु इज द फाउंडर ऑफ प्रेगमेटिक फिलोसफी। जो प्रेगमेटिक फिलोसफी है इसके फाउंडर कौन है? तो ये इसके फाउंडर हैं वो है हमारे पास चार्ल्स सैंडर्स पेरिस। तो सी जो डी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, गुड टीचिंग इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड बाय। कि जो अच्छी जो टीचिंग है वो किस चीज को रिफ्लेक्ट करती है? वो रिफ्लेक्ट करती है कि जो स्टूडेंट है या तो वो क्रिटिकल थिंकर हो, कि वो जो भी चीज को थिंक कर रहा है उसको क्रिटिकली थिंक करे, उसके साथ साथ उसके जो क्वेश्चन हैं वो मीनिंगफुल होने चाहिए। तो वो बताता है कि जो इसको पढ़ाने वाला है, जो इसका टीचर है, वो बहुत ही अच्छा टीचर उसको अच्छे तरीके से पढ़ा रहा है। तो इसके जो बोथ ऑप्शन डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, साउंड इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। कि साउंड जो है वो किस किस्म की एनर्जी है? तो वो साउंड जो है वो मैकेनिकल एनर्जी है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट डज डिहाइड्रेशन मीन। कि जो डिहाइड्रेशन है उसका क्या मतलब है? डिहाइड्रेशन का मतलब ये है कि जहां पे भी डी लग जाए आपने याद रखना है वो किसको शो करता है? वो कमी को शो करता है। जहां पे भी डी लग जाए वो कमी को शो करता है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रिमूवल, रिमूवल भी कमी होती है। हाइड्रेशन जो होती है, हाइड्रेशन का मतलब होता है पानी। तो पानी की जो कमी है उसको डिहाइड्रेशन कहा जाता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, रिमूवल ऑफ वाटर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट आर द डायरेक्शंस ऑफ अ मैग्नेटिक बार। कि एक जो मैग्नेटिक बार है उसकी डायरेक्शंस कौन सी होती हैं? तो आपने अक्सर ये भी देखा होगा कि अक्सर जो मैग्नेट के बार्स होते हैं उनके ऊपर लिखा होता है नॉर्थ साउथ। एक का जो रंग होता है वो लाल होता है
और जो एक है उसका रंग होता है ब्लू। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि हमारे पास जो मैग्नेटिक बार की डायरेक्शन होती हैं वो दो होती हैं, नॉर्थ एंड साउथ। तो इसका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ल्यूकीमिया इज द डिजीज ऑफ ब्लड। कि जो ल्यूकीमिया है वो ब्लड की डिजीज है। वेयर एज डैश इज अ डिजीज ऑफ लीवर। कि जो लीवर की कौन सी बीमारी होती है। तो आपने याद रखना है कि जो लीवर है उसकी बीमारी होती है हेपेटाइटिस। कि हेपेटाइटिस जो है वो किस पे असरअंदाज हो रही होती है, वो लीवर पर असरअंदाज हो रही होती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कंप्लीट द फॉर्मूला। अब ये उसने दिया हुआ है 4ab। अब 4ab किसके इक्वल होगा, तो आपको फार्मूला आना चाहिए। अब ये एक फार्मूला होता है a प्लस बी होल का स्केयर। तो इसका अगर हम फार्मूले को अगर हम खोलें तो वो हमारे पास बनता है a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। इसी तरह एक और फार्मूला है a माइनस बी होल का स्केयर। अगर इसको भी खोलें तो हमारे पास a स्केयर प्लस बी स्केयर, और ये जो माइनस है इसकी वजह से -2ab आता है। अब अगर ये जो दोनों फार्मूलाज हैं इन दोनों को मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास ये जो फार्मूला बनता है वो बनता है a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab माइनस a स्केयर माइनस बी स्केयर, और ये माइनस हो जाते हैं प्लस प्लस 2ab। अब ये माइनस और ये प्लस ये कट गया, ये माइनस a स्केयर और ये a स्केयर कट गया, लिहाजा हमारे पास 2ab और 2ab बनता है 4ab। तो 4ab किसके इक्वल आता है, वो आता है a प्लस बी होल का स्केयर माइनस a माइनस बी होल का स्केयर। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज द डोमेन ऑफ द सेट आर रियल नंबर। कि जो रियल नंबर होते हैं उसकी डोमेन क्या होती है। उसकी डोमेन जो है उसमें तमाम किस्म के रियल नंबर्स आते हैं, जिनमें नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और उनके साथ साथ उनमें पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, उनके साथ साथ उनमें जीरो भी होता है। इसके अलावा कुछ इंटीजर्स होते हैं, वो सारे के सारे शामिल होते हैं। तो रियल नंबर में हर किस्म के नंबर आ जाते हैं, ऑल रियल नंबर्स। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कि उसमें जो पहला x है, एक x उसके ऊपर स्केयर होता है, इसके अलावा जो दूसरा x है उसके ऊपर 1 होता है। तो लिहाजा ये जो हमारे पास आंसर है वो इसका करेक्ट आंसर है कि ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मतलब सबसे पहले स्केयर आ गया, उसके बाद स्केयर के बाद एक आएगा, उसके बाद जो हमारे पास x के ऊपर 0 आता है। अब ये जो x के ऊपर 0 है इसका मतलब होता है 1। तो लिहाजा c के साथ जो x के ऊपर 0 था तो वो बन गया 1, इसलिए 1 को c से मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ और सिर्फ c लिख दिया। तो ये इक्वेशन जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अ टेंजेंट लाइन इंटरसेक्ट्स अ सर्कल। अब सबसे पहले हम एक सर्कल बनाते हैं, उसके बाद एक टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं। टेंजेंट लाइन वो होती है जो कि जो सर्कल है उसके बिल्कुल एक पॉइंट पे उसको छूती है, टच करती है। तो इसका जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें जो बी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है कि जो टेंजेंट लाइन है वो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है। इसी तरह अगर पूछा जाए कि अगर लाइन जो है वो सर्कल को दो पॉइंट्स पे टच करे, मतलब एक यहाँ पे टच कर रही है और एक यहाँ पे, इसको क्या कहा जाता है। तो अब ये दो इसमें केसेस आ सकते हैं। सबसे पहले तो वो बिल्कुल सेंटर में से लाइन गुजर रही हो, कि जो दायरे का सेंटर है उसमें से गुजर रही हो, तो उसको कहा जाता है, ये जो पूरी हमारे पास है उसको कहा जाता है डायामीटर। उसको क्या कहा जाता है, सर्कल का डायामीटर। अगर वो सेंटर में से ना गुजरी, जैसे ये जो लाइन है ये वाली, ये सेंटर में से नहीं गुजर रही, ये दो पॉइंट्स में से तो पास कर रही है लेकिन सेंटर में से नहीं गुजरी, तो इसको कहा जाता है कॉर्ड। तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स। अगर अब इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि पहले 50 जो ऑड नंबर हैं, जो 1 3 5 9 और ये चलते हैं आगे तक 99 तक, तो ये इन सब को का जो एवरेज है वो आप मुझे निकाल के बताएं। तो वो उसका सॉल्व करने का तरीका जो है वो क्या है, वो ये है कि आपने ये जो आखिरी वाला हिस्सा है 99, इसमें आपने एक ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। तो आपका जो आंसर आएगा वो ये पहले
50 ऑड नंबर के एवरेज के इक्वल आएगा। मतलब जो 50 है वो इसका करेक्ट आंसर है। मतलब आपने सिंपल ये करना है कि आखिरी जो हिस्सा है उसमें एक ऐड करना है, 2 पे डिवाइड करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन। मतलब ये दो वैल्यूज दी गई है, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने का जो रूल होता है वो ये होता है 1.25 और 0.02। अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो वो मेरे पास वैल्यू बनती है 2 1 2। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद दो वैल्यूज हैं, इसी तरह यहाँ पे पॉइंट के बाद दो वैल्यूज हैं, तो टोटल हमारे पास कितनी पॉइंट के बाद वैल्यूज है? 4। हमारे पास यहाँ पे कितनी वैल्यूज हैं? 1 2 और 3। हमने यहाँ पे एक और जीरो लगानी है, तो ये 4 वैल्यू होगी, यहाँ पे पॉइंट लगाना है और यहाँ पे जीरो लगा देना है। तो इस तरह करके ये हमारे पास आंसर आया 0.025। तो ये जो ए ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वेयर इज द बिगेस्ट हाइड्रो पावर प्लांट लोकेटेड इन पाकिस्तान। के पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो हाइड्रो पावर प्लांट है वो कहाँ पे वाक़ है? तो वो तरबेला में वाक़ है। तरबेला जो है पाकिस्तान का बिगेस्ट हाइड्रो पावर प्लांट है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इन विच सिटी ऑफ बलोचिस्तान इज द एनुअल फेयर हेल्ड। कि बलोचिस्तान के किस सिटी में सालाना मेला जो है वो मुनक्किद होता है? तो आपने याद रखना है कि जो बलोचिस्तान का सिटी सिब्बी है वहां पे सालाना मेला जो है वो मुनक्किद होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि रोजमर्रा जो है किस तरह का लफ्ज है? रोजमर्रा किसको कहा जाता है? ये असल में अहले ज़बान इस्तेमाल करते हैं। तो अहले ज़बान जो इस्तेमाल करते हैं, जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जो जुमले इस्तेमाल करते हैं, उन सबको क्या कहा जाता है? उनको रोजमर्रा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आबे हयात का क्या मतलब है? अब आबे हयात जो है ये असल में किसी तरफ इशारा किए जा रहा है, किसी चीज की तरफ, मतलब उससे तशबीह दी जा रही है। तो जो डी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है कि आबे हयात जो है वो अच्छा, जो आबे हयात है वो मतलब किसी तरफ तशबीह दी जा रही है। मतलब कोई ऐसा पानी है जिसको पीकर जो हयात मतलब जो इंसान है वो हमेशा के लिए वो जिंदा रहता है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है तलमीह। जो आबे हयात है वो क्या है? तलमीह है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम देखते हैं, मुशब्बा और मुशब्बा बह को मजमूई तौर पर क्या कहा जाता है? कि जो मुशब्बा और मुशब्बा बह जो हैं इनको तरफेन तशबीह कहा जाता है। मतलब मुशब्बा क्या होता है? कि जिसकी तरफ तशबीह दी जाती है, और मुशब्बा बह जिससे तशबीह दी जाती है। तो लिहाजा ये दोनों अतराफ हैं किसकी? तशबीह की। ये तो दोनों अतराफ हैं, तो तरफेन तशबीह जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बच्चा शेर की तरह बहादुर है। अब जो बच्चा है वो बहादुर तो है, लेकिन किसकी तरह बहादुर है? शेर की तरह बहादुर है। मतलब किसी चीज से उसने तशबीह दी है। तो ये असल में जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? बी ऑप्शन तशबीह इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं कि जुमले के कितने हिस्से होते हैं? जुमले के दो हिस्से होते हैं। आपने याद रखना है कि जुमले के दो हिस्से होते हैं। एक हमारे पास फेल होता है और एक हमारे पास मफूल होता है, या फिर एक को हम सब्जेक्ट का कहते हैं अंग्रेजी में, और एक को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये हमारे पास फिक्रे के दो हिस्से होते हैं, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि लिरिक्स इज अ फॉर्म ऑफ। कि लिरिक्स जो हैं वो कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? आपने ये अक्सर ये सर्च भी किया होगा कि मुख्तलिफ जो सॉन्ग है उसके मुझे लिरिक्स चाहिए, तो उसके मतलब ये पोइट्री में जो लिरिक्स हैं वो पोइट्री में इस्तेमाल होते हैं। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच प्रेपोजिशन इज करेक्ट यूज्ड टू कंप्लीट द फ्रेज। कि जो नीचे फ्रेज दी गई है इसमें कौन सी यहाँ पे प्रेपोजिशन लगेगी? आई एम थैंकफुल डैश बिहाफ ऑफ माई इंस्टीट्यूशन। तो ये थैंकफुल है, किसी किसी की तरफ से किया जाता है थैंकफुल, तो उसके लिए जो ऑन ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। थैंकफुल के साथ ऑन लगता है। आई एम थैंकफुल ऑन बिहाफ ऑफ माई इंस्टीट्यूशन। अगला क्वेश्चन है, द स्काई इज डैश ओवरहेड। कि जो स्काई है, जो आसमान है, वो हमारे सर के ऊपर है। तो ऊपर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अबव। इज अबव ओवरहेड। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वो है व्हाट फ्रेज इज कॉमनली यूज्ड टू रिप्लेस बोन ऑफ कंटेंशन। कि इस फ्रेज को अगर हमें रिप्लेस करना हो तो वो किससे करेंगे? तो वो हम करेंगे एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड के साथ। अब ये जो दोनों हैं इनका मतलब होता है फसाद की जड़।
इनका मतलब होता है फसाद की जड़। तो लिहाजा जो डी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है, एप्पल ऑफ कोड। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस इन फ्रेज। ये जो सेंटेंस दिया गया है इसको हमने आइडेंटिफाई करना है। अब इसमें आपने जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें एक सिंपल सेंटेंस दिया गया है, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस दिया गया है, कंपाउंड सेंटेंस दिया गया है और कम्प्लेक्स सेंटेंस दिया गया है। अब आपने याद रखना है जब भी एंड और बट या इस तरह के जो दो सेंटेंस हैं उनको जोड़कर एक सेंटेंस बना दिया जाए। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस ये है, ही वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब किसी ने किसी का इंतजार किया काफी टाइम तक। एटलीस्ट शी केम, मतलब उस टाइम तक जब तक वो आ नहीं जाती। तो अब ये दो सेंटेंस है, इसको मिलाया गया है किसके साथ, एंड के साथ। तो अगर इस तरह के जो सेंटेंस आए तो उसको कहा जाता है ये कंपाउंड सेंटेंस है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज द टर्म फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज नॉट गिव अ कंप्लीट सेंस एंड लैक्स अ वर्ब। मतलब कोई ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कि सेंटेंस जो कंप्लीट जो अपनी जो सेंस है वो नहीं बता रहा। मतलब जैसे मैं लिखता हूं आई ड्रिंक, मैं पीता हूं, मैं क्या पीता हूं, तो ये मुकम्मल कोई जो इसका है ना सेंस वो नहीं बता रहा, ना ही इसमें वर्ब है। तो अब ये जो इस तरह का जो सेंटेंस है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है फ्रेज। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर एन एक्शन और स्टेट। कि किसी भी एक्शन या फिर हालत को जाहिर करने के लिए कौन सी जो है टर्म इस्तेमाल की जाती है, तो उसको कहते हैं वर्ब। मतलब कोई भी काम है उसका होना, इसी तरह इस किसी चीज की हालत के बारे में बताना कि वो खेल रहा था, वो न्यू अखबार पढ़ रहा था, वो दौड़ रहा था, वो खाना खा रहा था, ये उसके एक्शंस को बता रहा है। तो वर्ब जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि हमने जो डायरेक्ट सेंटेंस दिया गया है उसको इनडायरेक्ट में तब्दील करना है। जो सेंटेंस है वो है ही सेड, आगे कोमा लगाया हुआ ही मस्ट गो। अब जहां पे आपने याद रखना, जहां पे सेड आ जाता है तो उसको जो अगला हमारे पास फिक्रा है उसको भी आपने चेंज करना होता है। जैसे ही सेड दैट ही मस्ट गो, मतलब ये जो हमारे पास है यहाँ पे आपने दैट लगाया, ये जो कोमा है इसको खत्म करके कि हमारे पास जो ही है ही मस्ट गो। अगर यहाँ पे यू होता तो उसके लिए हम जो ही है उसको चेंज करते। अब यहाँ पे भी ही है, यहाँ पे भी ही है, तो ये दोनों बिल्कुल सेम आएंगे। तो लिहाजा इसका जो ए ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इन द सेंटेंस दो ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, व्हाट डज द मीन कोमा। ये जो कोमा लगाया गया है इसका क्या मतलब है, रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। कि ये जो कोमा है ये सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से किसको शो कर रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल ठीक है। ये कोमा है ये कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इन द सेंटेंस यू डिड इट वेल, व्हाट इज द ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ द वर्ड वेल। कि जो वेल है ग्रामर की रूह से इसका क्या फंक्शन है। तो इसमें ये जो वेल है ये असल में एक एडवर्ब के तौर पर आया है। मतलब जो वर्ब है उसको उस पे जोर देने के लिए आया है। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ कोवर्डिस। कि जो कोवर्डस है इसका ऑपोजिट क्या होता है। कोवर्डस जो होता है ये होता है मतलब बहादुरी के बिल्कुल उलट। तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। जो ब्रेवरी है वो इसका कोवर्डिस का उलट है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दिस इज गुड एनफ। हेयर द वर्ड एनफ इज, जो एनफ है यहाँ पे किस चीज को शो कर रहा है। तो एनफ जो है वो एडवर्ब को शो कर रहा है। कि जो गुड है उसके ऊपर जोर देने के लिए हमने इनफ इस्तेमाल किया है। तो हमारे पास जो इनफ है एज ए एडवर्ब जो है वो इस्तेमाल हुआ है। अगला और आखिरी हमारे पास क्वेश्चन है, द सिनोनिम ऑफ सेंजुइन इज। जो सेंगुइन है इसका सिनोनिम क्या है। इसका सिनोनिम होता है ऑप्टमिस्टिक। तो लिहाजा बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो ये तो थे हमारे पास जो 2024 का पेपर हुआ है फेडरल जो फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का ईएसटी का पेपर था। वो सारे के सारे हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं।
उम्मीद करता हूं आपको जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह इसी तरह की वीडियो जो है वो आपको हम पेपर से पहले आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम पास्ट पेपर जो हैं वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे और बड़े ही एक अच्छे तरीके के साथ आपको ये जो पेपर है वो सारे डिस्कस करेंगे, ताकि आपको अच्छी तरह समझ भी आ सके और आप पेपर में जाकर अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो अगर तो ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आपने वीडियो को लाइक लाजमी करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपने अपना ख्याल रखना है और मुझे इजाजत देनी है। आप अपना ख्याल रखें और मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।